जय हिंद दोस्तों, स्वागत है वंस अगेन आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म सिधौली टीवी क्लासेस में। आज की इस क्लास में टॉप 50 क्वेश्चंस लेकर आया हूं। ये सभी क्वेश्चन आपके रियल पेपर को क्रैक करने में आपकी हेल्प करेंगे, जो आपका पेपर लगा हुआ है 25, 26, 27 अप्रैल को। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। देखते हैं इन 50 क्वेश्चंस में से कितने स्टूडेंट यहां पर 45 का स्कोर कार्ड लेकर चलते हैं। और ये क्लास आपकी विद एक्सप्लेनेशन के साथ होगी। एक भी क्वेश्चन मिस मत करिएगा, क्योंकि आप लोग समझ सकते हैं कंपटीशन कितने हाई लेवल का है। और अगर एक भी क्वेश्चन आपका मिस आउट हो जाता है और बहुत सारे स्टूडेंट इस समय तैयारी अपनी कर रहे हैं, तो आप उन स्टूडेंट से पीछे रह जाएंगे। तो हमको अपना पूरा एफर्ट लगा देना है, जो टाइम आपके पास बचा हुआ है अपनी एक सीट करने के लिए। और उससे पहले एक जरूरी बात यह है कि आज थोड़ा आपको बैकग्राउंड में नॉइज नजर आ रही होगी, उसके लिए सॉरी, माफी चाहूंगा, क्योंकि आज महाशिवरात्रि है। और महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं आपको और आपके परिवार को। और मैं गॉड से यही प्रे करना चाहता हूं कि आप लोग इस बार तो अपनी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन अगली जो महाशिवरात्रि आए उसमें आप लोग अपनी वर्दी के साथ पूजा पाठ कर रहे हो। यही हमारी शुभकामनाएं हैं आप लोगों के साथ। एक बार भगवान आपकी भी सुन ले और आपकी भी सीट कहीं ना कहीं पक्की करवा दे। तो चलिए देखते हैं इस क्लास में कितने क्वेश्चन आप लोगों के सही होते हैं। ये क्लास वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कि फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है विश्व पोलियो दिवस 2025 का विषय यानी थीम क्या है। तो 2025 का विषय जो रहा है वो आपको याद कर लेना है, पोलियो मुक्त पीढ़ी। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है और किसी ऑप्शन को आपको टच नहीं करना है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। आपको डिटेल से मैं आपको बता दूं कि विश्व पोलियो दिवस 2025 की थीम पोलियो मुक्त पीढ़ी रखी गई है। इसका उद्देश्य टीकाकरण के माध्यम से पोलियो का पूर्ण उन्मूलन और आने वाली पीढ़ियों को सुरक्षित बनाना है। इसलिए राइट आंसर आपने ऑप्शन नंबर सी को लॉक किया होगा, तो बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा उत्तर प्रदेश के राज्य पुष्प का नाम क्या है। कई बार क्वेश्चन मैंने आपको बताया है। जो भी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर डी को लॉक करेगा बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। उत्तर प्रदेश का राज्य पुष्प प्लास है। प्लास को वन की ज्वाला भी कहा जाता है। ये आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी में दिया गया था। एडिशनल पॉइंट जो भी आपको बताया जाए ये सभी आपके एग्जाम के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनर डिक्टो क्वेश्चन ना पूछ करके उससे थोड़ा घुमा करके भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आपको यहाँ पर ये जो अदर पॉइंट मैं बता रहा हूँ इनको जरूर याद कर लेना। डैश किसी प्रकार के टेक्स्ट संदेश यानी एसएमएस के माध्यम से फिशिंग कहलाता है। ऑप्शन ए में दिया गया है ईमेल स्कैम या फिर स्मिशिंग। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी बन जाता है। इसको आप लोग यहाँ पर डिटेल में समझ सकते हैं। इसमें देख सकते हैं एसएमएस या टेक्स्ट संदेश के माध्यम से किया जाने वाला फिशिंग हमला यानी स्मिशिंग कहलाता है। इसमें फर्जी लिंक संदेश भेजकर व्यक्तिगत जानकारी या ओटीपी चुराने की कोशिश की जाती है। ये आपका सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। राइट आंसर अगर आपने ऑप्शन नंबर सी के साथ किया तो बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। नेक्स्ट, बास्केटबॉल के आविष्कारक का श्रेय किसको दिया जाता है। ऑप्शन को देखिए और राइट आंसर बताने की कोशिश करिए। यहाँ पर जो भी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर रहा होगा डॉक्टर जेम्स नाइस्मिथ आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बन जाता है। डिटेल में आप लोग देख सकते हैं बास्केटबॉल के आविष्कारक का श्रेय डॉक्टर जेम्स नाइस्मिथ को दिया जाता है। उन्होंने यह खेल 1891 में अमेरिका में विकसित किया था। इसलिए डॉक्टर जेम्स नाइस्मिथ आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी बन जाता है। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन करें, इनमें से कौन सा मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ माना जाता है। कौन सा भैया सबसे कठोर पदार्थ माना जाता है। कई बार मैंने बताया है ये दांतों का इनेमल होता है यानी कि दंत वल्क आप लोग इसको बोल सकते हो। या दांतों का इनेमल ना दे करके ऑप्शन में दंत वल्क दिया गया हो तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी के साथ कर देना है। यहाँ पर डिटेल में देख सकते हैं दांतों का इनेमल मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ माना जाता है। यह हड्डियों से अधिक कठोर होता है, दांतों को घिसा हुआ क्षति से बचाता है। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी दांतों का इनेमल आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यों में मानवाधिकार आयोग की स्थापना किस कानून के तहत की जाती है। नाम बताइए कानून का। तो आपको कानून का अगर नाम पूछा जाए तो याद कर लेना है मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम। ह्यूमन राइट्स आपने पढ़ा होगा, इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी के साथ जाना चाहिए। डायरेक्ट आंसर हम इसलिए करेक्ट कर रहे हैं क्योंकि आपके पास भी उतना टाइम नहीं है। फालतू के ऑप्शंस पर ध्यान न दे करके आपको राइट आंसर याद कर लेना है। ये राइट आंसर आपकी हेल्प करेंगे आपके क्वेश्चन को
सही करने में। यहाँ पर डिटेल में देखिए, राज्यों में राज्य मानवाधिकार आयोग की स्थापना मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत की जाती है। इसी अधिनियम के अंतर्गत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन होता है। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भाईचारे की भावना किस शब्द से व्यक्त की गई है। आपने अगर प्रस्तावना को पढ़ा होगा तो यहाँ पर एक शब्द बंधुता नजर आ रहा है। बंधुता ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भाईचारे की भावना को बंधुता शब्द से क्या किया गया है, व्यक्त किया गया है। इसका उद्देश्य सामाजिक एकता और राष्ट्रीय अखंडता को मजबूत करना है। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बंधुता बिल्कुल सही आंसर आपका बन जाता है। और इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा, संयुक्त राष्ट्र द्वारा सूचना तक सार्वभौमिक पहुंच के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल कब मनाया जाता है, आपसे पूछा जा रहा है। तो ये आपके दिवस से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा। ये प्रत्येक 28 सितंबर को मनाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ जो भी स्टूडेंट लॉक कर रहे होंगे बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। सेशन को प्लीज एंड तक देखिएगा, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं आपके प्रैक्टिस सेट से प्रीवियस ईयर के। और आप लोग देखिए, संयुक्त राष्ट्र द्वारा सूचना तक सार्वभौमिक पहुंच का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर वर्ष 28 सितंबर को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य सूचना के अधिकार, पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देना है। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी से पूछा जा रहा, 711 ईस्वी में सिंह पर विजय प्राप्त करने वाला अरब सेनापति कौन था, नाम बताइए। यहाँ पर 99% स्टूडेंट इस क्वेश्चन को गलत करेंगे। चलिए मैं चेक ही कर लेता हूँ कितने स्टूडेंट इस क्वेश्चन का राइट आंसर जानते हैं। आपको कमेंट बॉक्स में देना है, घबराने की कोई बात नहीं, एटलीस्ट आपको ट्राई करना है। अगर आंसर नहीं पता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, मैं आपको वहीं पर रिप्लाई करूंगा राइट आंसर। लेकिन आपको ट्राई करना है, देखते हैं कितने स्टूडेंट इस क्वेश्चन का राइट आंसर करेंगे। और क्लास आपको अगर पसंद आ रही तो क्लास को प्लीज लाइक करके, चैनल पर न्यू विजिट कर रहे हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, कि अब आपके लिए वो चीजें पढ़ाऊंगा जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड आपसे पूछी जानी है। तो आप लोगों का कर्तव्य बनता है इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन रखें। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन में पूछा जा रहा, किस शहर को कालीन का शहर यानी कारपेट सिटी भी कहा जाता है, नाम बताइए। तो कारपेट सिटी भैया किसको बोलते हैं, आप लोगों ने राइट आंसर अगर भदोही को लॉक किया है बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। भदोही को कालीन का शहर यानी कारपेट सिटी कहा जाता है। यह भारत का सबसे बड़ा कालीन उत्पादन और निर्यात केंद्र है। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक क्षेत्र का एक उदाहरण है, नाम बताइए। परिवहन, दुग्धालय, जूते का कारखाना या बैंक। तो यहाँ पर आपको प्राथमिक क्षेत्र में दुग्धालय को लॉक करना है। दुग्धालय ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, प्राथमिक क्षेत्र में वे गतिविधियां आती हैं जो प्राकृतिक संसाधनों से सीधे जुड़ी होती हैं। दुग्धालय यानी डेयरी, दूध उत्पादन कृषि से संबंधित है, इसीलिए यह प्राथमिक क्षेत्र का उदाहरण माना जा सकता है। इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी दुग्धालय बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। और इसी क्रम में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जरा, भौतिकी में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे, नाम बताइए। तो भौतिकी में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय डॉक्टर सीवी रमन थे। डॉक्टर सीवी रमन ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। आप लोग देख सकते हैं, भौतिकी में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय वैज्ञानिक डॉक्टर सीवी रमन थे। उन्हें यह पुरस्कार 1930 में रमन प्रभाव की खोज के लिए मिला था। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। रमन प्रभाव आपने पढ़ा होगा, आपको पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा किस देश को उगते सूरज की भूमि के नाम से जाना जाता है, नाम बताइए। तो उगते सूरज की भूमि हम लोग बोलते हैं जापान को। राइट आंसर अगर आपने जापान को लॉक किया है बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। जापान को उगते सूरज की भूमि कहा जाता है। जापान का नाम निहोन या निप्पोन का अर्थ यही सूर्य का स्थान होता है। इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए जापान बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। इस क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा, किस संवैधानिक संशोधन से राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग यानी NJAC बना। यहाँ पर NJAC का फुल फॉर्म आपको कमेंट बॉक्स में देना है। हिंदी में आपको बता दूंगा इसका फुल फॉर्म क्या होता है। राइट आंसर जो भी स्टूडेंट 99वां लॉक करेंगे बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। आप लोग देख सकते हैं, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग यानी NJAC का गठन 99वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2014 के माध्यम से किया गया था। बाद में इसे सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक घोषित कर दिया। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल
सही आंसर बन जाता है। यहाँ पर आप लोग डिटेल से देख सकते हैं यूरोपियन यूनियन का मुख्यालय किस शहर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है यूरोपियन यूनियन का मुख्यालय किस शहर में स्थित है, तो ये आपको याद कर लेना है ये कहाँ पर स्थित है बताइए। ये आपका ब्रुसेल्स में स्थित है, ब्रुसेल्स, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर आपका बन जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है टीबी रोगियों को पोषण सहायता इंसेंटिव देने वाली योजना कौन सी है, योजना का नाम बताइए। तो योजना का नाम अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात, नहीं पता है तो आप लोग निश्चय पोषण योजना ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर देना, बिल्कुल सही आंसर आपका बन जाता है। यहाँ पर डिटेल में देख सकते हैं टीबी रोगियों को उपचार के दौरान पोषण सहायता इंसेंटिव देने के लिए निश्चय पोषण योजना चलाई जाती है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी निश्चय पोषण योजना बिल्कुल सही आंसर आपका बन जाता है। और इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन करा, भारत में किस नेता के जन्मदिन को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये भी क्वेश्चन आपको अगर बताना पड़े तो बहुत ही गंदी बात है, आप सभी को इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 1764 में बक्सर की लड़ाई में अंग्रेजों ने किस भारतीय शासक को हराया था, भारतीय शासक का नाम बताइए। तो यहाँ पर आपको मीर कासिम याद कर लेना है, मीर कासिम को हराया था, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। 1764 ईस्वी में हुई बक्सर की लड़ाई में अंग्रेजों ने मीर कासिम यानी बंगाल के नवाब को पराजित किया था, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी मीर कासिम आपके क्वेश्चन का सही आंसर बन जाता है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा कौन सी स्वतंत्रता सेनानी इंट्रोडक्शन टू ड्रीम लैंड पुस्तक के लेखक थे, नाम बताइए। तो यहाँ पर आपको भगत सिंह को लॉक कर देना है, भगत सिंह ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। डिटेल में थोड़ा देख लेते हैं कि भगत सिंह ने इंट्रोडक्शन टू ड्रीम लैंड पुस्तक लिखी थी या उनकी वैचारिक और साहित्यिक रचनाओं में से एक मानी जाती, इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी भगत सिंह बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है नगद में प्राप्त अधिकतम डैश रुपये तक के व्यक्तिगत उपहारों को आय नहीं माना जाता है। तो यहाँ पर आपको 50,000 को लॉक कर देना, 50,000 ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। डिटेल में आप लोग समझ लीजिए कि आयकर नियमों के अनुसार किसी व्यक्ति को नगद में मिले उपहार यदि 50,000 तक कुल मिलाकर हो तो उन्हें आय नहीं माना जाता, 50,000 से अधिक होने पर वह राशि कार्य योग्य आय मानी जाती है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आपको याद कर लेना है। ये कैसे क्या होता है मैंने आपको समझा दिया है। और इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा कौन सा शोध डिजाइन, और इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा कौन सा शोध डिजाइन एक निश्चित समयावधि में समान विषयों का अध्ययन करता है, नाम बताइए। तो यहाँ पर आपको क्या याद कर लेना है, ऑप्शन नंबर ए अनुदैर्ध्य यानी कि लॉजिट्यूडिनल आपकी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बन जाता है। डिटेल में आप लोग समझिए, कह रहा अनुदैर्ध्य यानी लॉन्गिट्यूडिनल शोध डिजाइन में समान विषयों का अध्ययन एक निश्चित समयावधि तक बार बार किया जाता है, इसमें समय के साथ होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन संभव होता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आपके क्वेश्चन का सही आंसर बन जाता है। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं चाहूंगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में करें। ये क्वेश्चन मैं आपको कमेंट बॉक्स में होमवर्क के लिए देता हूं, सभी स्टूडेंट को करना है। अगर राइट आंसर नहीं पता तो मैं आपको बताऊंगा, एटलीस्ट आपको ट्राई करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है उत्तर प्रदेश के पटियाली गांव में किस प्रसिद्ध व्यक्ति का जन्म हुआ था, नाम बताइए। तो पटियाली गांव में भैया किसका जन्म हुआ था, अमीर खुसरो, याद कर लेना, अमीर खुसरो का जन्म पटियाली गांव में हुआ था, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बन जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के पटियाली गांव एटा जिला में हुआ था। वे एक महान सूफी कवि, संगीतज्ञ और विद्वान थे जिन्हें हिंदुस्तानी संगीत के विकास में महत्वपूर्ण योगदान के लिए जाना जाता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी अमीर खुसरो बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में संगमरमर मुख्यतः किन जिलों में पाया जाता है। तो संगमरमर की अगर बात करें तो ये आपका मिर्जापुर और सोनभद्र 2 जिलों में पाया जाता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। डिटेल में देखिए, उत्तर प्रदेश में संगमरमर मुख्यतः मिर्जापुर और सोनभद्र जिलों में पाया जाता है, इसलिए विंध्य पर्वत श्रृंखला से जुड़े होने के कारण खनिज संपदा में समृद्ध है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी मिर्जापुर आपकी क्वेश्चन का सही आंसर बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा उत्तर प्रदेश के मध्यवर्ती मैदानी क्षेत्रों की मृदा में चूना, पोटास, मैग्नीशियम तथा जैव तत्वों की मात्रा अधिक होती है, उस मृदा को हम लोग क्या बोलते हैं, उस मृदा को बोलते हैं खादर मृदा। खादर मृदा ऑप्शन नंबर सी में दिया
दिया गया है। यहाँ पर आप लोग डिटेल में देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश के मध्यवर्ती मैदानी क्षेत्र में खादर मृदा में चूना, पोटास, मैग्नीशियम और जैव तत्वों की मात्रा अधिक होती है। यह नई जलोढ़ मृदा और अत्यंत उपजाऊ मानी जाती है, इसलिए खादर आपके क्वेश्चन का सही आंसर बन जाता है। वर्ष 2025 के लिए देश के शीर्ष विज्ञान पुरस्कार विज्ञान रत्न के लिए किसे चुना गया है? तो याद कर लेना यहाँ पर किसको चुना गया है। यहाँ पर चुना गया है जयवंत नालिकर। आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी बन जाता है। वर्ष 2025 के लिए देश के शीर्ष विज्ञान पुरस्कार रत्न से जयंत नालिकर को चुना गया है। वे एक प्रसिद्ध खगोल भौतिकविद हैं और ब्रह्मांड विज्ञान में उनके योगदान के लिए जाने जाते हैं, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिरहा नामक लोकगीत उत्तर प्रदेश के किन क्षेत्रों में गाया जाता है? तो बिरहा नामक ये पूर्वांचल यानी भोजपुर एवं अवध क्षेत्र में गाया जाता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं बिरहा लोकगीत पूर्वांचल में गाया जाता है, विशेषकर भोजपुर एवं अवध क्षेत्रों में। यह गीत विरह बिछोह और लोक जीवन की भावनाओं पर आधारित होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी को लॉक करने वाले प्रत्येक स्टूडेंट का करेक्ट आंसर बन जाता है। उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र बाढ़ से सर्वाधिक प्रभावित होता है? नाम बताइए। बुंदेलखंड क्षेत्र, विंध्य क्षेत्र या पूर्वी क्षेत्र, तराई व मैदानी भाग? तो आई होप आपने राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी को लॉक किया होगा। यहाँ पर डिटेल में देखिए, उत्तर प्रदेश में बाढ़ से सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र पूर्वी उत्तर प्रदेश है। घाघरा, शारदा, राप्ती और गंडक जैसी नदियों के कारण बाढ़ की समस्या अधिक रहती है, इसलिए पूर्वी क्षेत्र व तराई मैदान आपके क्वेश्चन का सही आंसर बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम यानी एनटीपीसी का एक प्रमुख प्रतिष्ठान उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? याद कर लेना, सोनभद्र में स्थित है। सोनभद्र ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। डिटेल में देखिए, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम यानी एनटीपीसी का एक प्रमुख प्रतिष्ठान सोनभद्र में स्थित है। सोनभद्र को ऊर्जा राजधानी भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ कई ताप विद्युत परियोजनाएं हैं, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सोनभद्र बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठुमरी गायन शैली को कथक में शामिल करने का श्रेय किसको दिया जाता है? तो ठुमरी गायन शैली को यहाँ पर कथक में शामिल करने का श्रेय बिंदादिन को दिया जाता है। बिंदादिन ऑप्शन सी में दिया गया है। आप लोग देख सकते हैं कथक नृत्य में ठुमरी गायन शैली को शामिल करने का श्रेय बिंदादिन को दिया जाता है। उन्होंने कथक को भाव, अभिव्यक्ति और संगीत में समृद्ध किया, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपके क्वेश्चन का सही आंसर बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा, उत्तर प्रदेश में कितने जिले हैं? तो टोटल जिलों की अगर संख्या पूछी जाए तो प्रत्येक स्टूडेंट को पता होगी, 75 हैं। 75 ऑप्शन नंबर सी में दिया गया था। उत्तर प्रदेश में वर्तमान में कुल 75 जिले हैं। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे अधिक जिले वाला राज्य है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज के सेशन का अंतिम क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के लिए रहेगा। इस क्वेश्चन को देखिए और राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि 37वें राष्ट्रीय खेल जो गोवा 2023 में उत्तर प्रदेश ने कुल कितने पदक जीतकर कौन सा स्थान हासिल किया था, आपको बताना है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, पदक 7वां स्थान या 71 पदक 15वां स्थान, 98 पदक 5वां स्थान, 100 पदक या 10वां स्थान। तो इसमें से आपको करेक्ट आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। देखते हैं कितने स्टूडेंट यहाँ पर इसका राइट आंसर देंगे और आपका स्कोर कार्ड इन क्वेश्चंस में से कितना गया आप लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा। क्लास कैसी लगी आप लोग 2 शब्द क्लास के लिए जरूर लिख दीजिएगा और हम सभी लोग मिलते हैं आने वाले सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। और बैकग्राउंड में थोड़ा आपको नॉइस नजर आ रही होगी रामायण की, तो आप लोग उसको इग्नोर करिएगा।